हमने पिछली क्लास में देखा था कि पदार्थों पर तापमान का, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, ऊर्ध्वापातन क्या है और निक्षेपण क्या है। हम पहला स्टार्ट करते हैं, गलनांक क्या होता है। किसी भी ठोस का तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। इसको समझने से पहले हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में हमने एक स्टैंड लिया है, बर्नर लिया है और बीकर, बर्फ के कुछ टुकड़े, कांच की छड़ और थर्मामीटर। हम बीकर को गर्म करते हैं तो बर्फ के टुकड़ों का तापमान कितना होता है, बर्फ के टुकड़े का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम इसे लगातार हीट देते जाते हैं, मतलब ऊष्मा देते जाते हैं, तो ये तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। मतलब -4 से -3, -2, -1 और 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद हम देखते हैं कि हम इसे लगातार ऊष्मा दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है, इसके तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बर्फ क्या था, ठोस अवस्था में था, हमने इसको ऊष्मा प्रदान की। बर्फ का तापमान कितना होता है, -4 डिग्री सेल्सियस। हम इसे लगातार ऊष्मा दे रहे थे और इसके तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण यह -3, -2, -1 से 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर स्टॉप हो जाता है। ऐसी कंडीशन के बाद हम देते हैं कि लगातार हीट देने के बाद भी इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसे क्या कहते हैं, इसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब आप पूछोगे वायुमंडलीय दाब क्या कहलाता है। वायुमंडलीय दाब मतलब हमारे चारों ओर जितनी भी हवा है या जितना भी प्रेशर है। हमने क्या किया, गलनांक क्या था, गलनांक ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पिघलना क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और हम इस क्रियाकलाप से ये समझे कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या थी, आखिरी कंडीशन क्या हुई थी, हम लगातार इसको हीट दे रहे थे, लगातार ऊष्मा दे रहे थे, लेकिन इसके तापमान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर स्टॉप हो गया था। यही होती है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब हम देखते हैं क्वथनांक बिंदु क्या कहलाता है। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था से पिघलकर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, वो क्या कहलाता है, क्वथनांक। द्रव अवस्था से पिघलकर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना क्वथनांक कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ भी एक एक्टिविटी देखते हैं। हमने प्रीवियस एक्टिविटी में जितने भी उपकरणों का उपयोग किया था, यहाँ पर भी हमने वही किया। हमने क्या लिया, स्टैंड लिया, बर्नर लिया, बीकर लिया, कांच की छड़ ली, थर्मामीटर लिया। यहाँ पर हमारा द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, पानी लेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि पानी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको हीट प्रदान करते हैं तो पानी का तापमान क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। लगातार बढ़ने के कारण पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद गैसीय अवस्था में बदल जाता है। हम देखते हैं कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऊष्मा दी जा रही है लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कारण क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इसका कारण क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इसमें जल अपनी अवस्था बदलकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब अर्थात हमारे चारों ओर तरफ जितनी भी हवा है, वो क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब। उसमें मैंने क्या बताया कि द्रव का किसमें परिवर्तन होता है, द्रव का गैस में परिवर्तन होता है। और जबकि गलनांक में क्या था, ठोस से द्रव में बदलना, और क्वथनांक में क्या है, द्रव का गैस में बदलना। अब हम देखते हैं ऊर्ध्वापातन क्या कहलाता है। पदार्थ द्रव अवस्था से परिवर्तित हुए बिना
ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलता है। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलता है प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपतन कहलाती है। और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमने एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले कुछ उपकरणों का उपयोग किया है। हमने एक स्टैंड लिया है, बर्नर लिया है, एक चीनी मिट्टी की प्याली है और एक कीप है, जिसको प्याली के ऊपर हमने उल्टा रख दिया है। और ये क्या है? ठोस अमोनियम क्लोराइड। बर्नर के थ्रू हम क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर ये क्या होता है? वाष्प बनकर उड़ने लगता है। वाष्प बन के ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर क्या लगी हुई है? रुई लगी हुई है। तो क्या होता है? बाहर नहीं निकल पाता, वहीं इकट्ठा हो जाता है। तो ऊर्ध्वपतन की अभिक्रिया क्या थी कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस सीधे किस में परिवर्तित होता है? गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। निक्षेपण इसके विपरीत है। अब हम क्या करते हैं? बर्नर को बंद कर देंगे। बर्नर को बंद करेंगे तो जो वाष्प बनकर अमोनियम क्लोराइड ऊपर इकट्ठा हुआ था, वो नीचे आकर यहाँ किनारों पर जमना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या कहलाता है? निक्षेपण। निक्षेपण में क्या होता है? गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण प्रक्रिया कहलाती है। अब हम इस डायग्राम से एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। हमने क्या लिया है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस से सीधे द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगलन कहलाती है। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। और गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण। जैसे इसका अपोजिट चलते हैं, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपतन कहलाती है। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। और द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया जमना, मतलब बर्फ जो क्या होता है? जमता ही है ना।